अध्यक्ष श्री सुरेश जी कोठारी और हमारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री और सांसद पाली श्री पीपी चौधरी, जिला प्रवासी प्रभारी और हमारे दिल्ली के माने जाने नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली श्री सतीश जी उपाध्याय, प्रत्याशी श्री ओटा राम जी देवाशीष सिरोही और जोरा राम जी कुमावत सुमेर, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री नारायण जी पुरोहित, लुम्बा राम जी चौधरी, कमलेश दवे, संत शिरोमणि स्वामी परशुराम गिरी जी महाराज, स्वामी राजू गिरी जी महाराज, श्रीमती तारा जी भंडारी पूर्व उपाध्यक्ष विधानसभा, ब्रह्मलीन श्री चैन जी महाराज और ब्रह्मलीन श्री शांतिनाथ जी महाराज और श्री चंदन गिरी जी महाराज का मैं यहाँ स्मरण करता हूँ। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार जगन्नाथ महादेव जी और एक बार गौतम ऋषि महादेव जी का जयकारा होना चाहिए। बोलिए श्री जगन्नाथ महादेव की जय, बोलिए श्री गौतम ऋषि महादेव की। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाई, शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित कर पहली बार मैं आप लोगों के सामने खड़ा। वैसे राजस्थान के साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता, वर्षों से राजस्थान की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर और दल के कामकाज राजस्थान आता रहा। वैसे सिरोही आना मेरा हुआ है, लेकिन शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहले आप सबने फूलों की हार पहनाकर स्वागत किया है, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया है, तालियां बजाकर स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत। आप सभी जानते हैं चुनाव के 2 दिन शेष। मैं यह मानता हूं कि इस बार का राजस्थान का चुनाव पिछले चुनावों से सर्वथा भिन्न। लोग ये कहेंगे कि कैसे इस बार के चुनाव को पिछले चुनावों से आप भिन्न मान, तो मैं कहना चाहूंगा इसलिए भिन्न है कि इस बार का चुनाव राजस्थान को बचाने का चुनाव, और मैं यह मानता हूं यह किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं, किसी राजनीतिक दल का चुनाव नहीं है, बल्कि यह चुनाव आपको ही राजस्थान के भविष्य का फैसला। और इस चुनाव को मैं यह भी मानता हूं कि यह सुशासन और विकास से जुड़ी हुई समस्या के समाधान का भी चुनाव। इसलिए इस चुनाव का एक अपना विशेष महत्व। और जिस प्रकार की बयार, जिस प्रकार की हवा मैं राजस्थान में देख रहा हूं, कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद, बहनों भाइयों, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि राजस्थान की बहादुर जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को जाना है और भारतीय जनता पार्टी को आना है। जब कभी मैं राजस्थान आता हूं, बहुत सारी विभूतियां हैं, सभी विभूतियों का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन पहचान इस राजस्थान, मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्नाधाय की युक्ति और भामाशाह की संपत्ति केवल राजस्थान के लोग ही इस गाथा के बारे में नहीं जानते हैं, बल्कि सारी दुनिया के लोग इस गाथा के बारे में जानते हैं। राजस्थान के बारे में जब आम लोगों से मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब 5 वर्षों के अंदर भ्रष्टाचार बहुत रहा। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार का आरोप तो किसी के ऊपर कोई भी चस्पा कर, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबकी बात को ऐसे ही मत मानिए, तथ्यों के आधार पर। पहले उस पार्टी को भी देखा जाना चाहिए जिस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव के मैदान में, उसके बारे में भी देखिए, और साथ ही साथ उस पार्टी के बारे में भी देखिए कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उस पार्टी की साख क्या है, क्रेडिबिलिटी उसकी क्या है, विश्वसनीयता क्या है, इसे हमें परखना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के आजाद भारत में जितनी भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों के कामकाज की आप समीक्षा करें। आप देखेंगे शायद ही, यदि लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए, शायद ही ऐसा कोई कार्यकाल रहा हो जबकि कांग्रेस की सरकारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगे। मोदी जी के आने के पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार, मनमोहन जी की सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, आपने देखा होगा कि सरकार के मंत्रियों को भी जेल की हवा खानी पड़ी। बहनों भाइयों, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, श्रद्धा के साथ मैं उनका नाम लेता हूं, चाहे आज हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार हो, कोई मां का लाल, चाहे भारत का रहने वाला हो तो दुनिया के किसी देश का, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि एक भी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। राजनीति में शुचिता, राजनीति में पवित्रता को बनाए रखना, ये हमारी पार्टी का धर्म है। हो सकता है, मैं यह दावा नहीं करता कि हमारी पार्टी में सभी लोग दूध के, लेकिन जहां तक पार्टी का प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी पर कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता एक भी भ्रष्टाचार का आरोप। पार्टी का यह चरित्र। हम राजनीति करते हैं तो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं बहनों भाइयों तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। यह हमारा चरित्र है। हिंदुस्तान की ही नहीं, सारे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय कोई है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है।
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। और मैं सीना ठोक कर इस बात को कहना चाहता हूं, भरोसे की पार्टी, ऐसी पार्टी जिसकी विश्वसनीयता हो, जिसकी साख हो, जो कहती हो वो करती हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अकेली यदि कोई पार्टी इस देश में है तो उसका नाम भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात गलत हो तो अखबार के पन्नों पर वो लिख देंगे कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता की आंखों में धूल झोंक कर चले गए, जनता से उन्होंने झूठ बोला है। हमारी गलती यदि होगी, जाने अनजाने हम कुछ गलत बात यदि बोल गए होंगे तो उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करूंगा। यह हमारा चरित्र है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है बहनों भाइयों। इसलिए यह बात नहीं। हमने 1951 से भारतीय जनसंघ के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ। उस समय भी चुनाव हुए थे। घोषणा पत्र में हमने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी और संसद के सदनों में हमको बहुमत मिल जाए, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर समाप्त करें। और आपने देखा 1951 के अपने वादे को हम भूले नहीं। जिस दिन भारत की जनता ने हमको संसद में बहुमत दे दिया, चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जम्मू कश्मीर का भी राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों। हमने कहा था 1980 से लगातार जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिल जाएगा, आते ही संसद में हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन जाए। बहनों भाइयों, आज मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि आइए 22 जनवरी के बाद, वैसे शायद हमारी सरकार भी ये बनेगी, कुछ बुजुर्गों को यहाँ से रामलला का दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाएगी। आइए और आप भी दर्शन कीजिए। जो कहा था सो किया। हमने कहा था जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिल जाएगा, 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त। लोग ये कह सकते हैं क्या तो सांप्रदायिक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान के बीच का मुद्दा। बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान और ईसाई की हम राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते। आपने देखा 3 तलाक के इस मुद्दे का समाधान हमने संसद में इस बार वो कर। माँ, बहन, बेटी चाहे किसी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, बहनों भाइयों, वो हमारी भी माँ बहन बेटी है। इससे यह कहने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। और राजस्थान की परंपराओं में यहाँ की माताओं और बहनों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस त्याग का परिचय, उसकी गाथाएं जो भारत का इतिहास जानता होगा, राजस्थान का इतिहास जानता हो, उससे अच्छी तरह परिचित हो। यानी लेकिन जब मैं राजस्थान में देखता हूँ और जानकारी मुझे दी जाती है कि लगभग लाखों ऐसी हमारी बहनें रही हैं जिनके साथ जिस तरीके की अपमानजनक स्थिति पैदा की गई है, बहनों भाइयों, मैं चर्चा नहीं करना चाहता। यह विडंबना है। सचमुच इस हुकूमत को लाना था, जिस हुकूमत के रहते हुए माताओं और बहनों की इज्जत असमत सुरक्षित, और वो भी राजस्थान के लोग उसे बर्दाश्त करेंगे। और मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूँ, जनता ने इसलिए चुना था कि यहाँ पर हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, सबको साथ लेकर आप चलेंगे। अगड़ा होगा, पिछड़ा होगा, अनुसूचित वर्ग होगा, सबको साथ लेकर चले। आपने क्या किया? क्या हुआ है? उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काटा गया, भीलवाड़ा में तापड़िया के साथ यही हुआ, चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी, झालवाड़ में कृष्णा वाल्मीकि, अलवर में हरीश जाटव, योगेश जाटव, चिरंजी लाल सैनी, योगेंद्र जाटल, वैरथल की भी हत्या जिस प्रकार से होती है और जिस प्रकार से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, वह मैं समझता हूं कि राजस्थान की एक जो सद्भाव वाली परंपरा है, जो लंबे समय से चली आ रही, उसको तार तार करने की यह कोशिश। और इस राजस्थान की जनता नहीं, देश की जनता गहलोत साहब से इस सवाल का जवाब चाहती है। अब जयपुर में एक रोड रेज की घटना होती है और एक संप्रदाय विशेष के हंगामे के बाद आप 50 लाख रुपया देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप डेयरी बूथ देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप सरकारी नौकरी देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप इनको दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपने तापड़िया को क्यों नहीं दिया? वाल्मीकि को क्यों नहीं दिया? जाटों को क्यों नहीं दिया? सोनी को क्यों नहीं दिया? क्या इनके नाम पर आपके मुंह में दही जम गई थी? मैं गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कारण था? जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था और आप मुख्यमंत्री रहते हुए कुंभकर्णी नींद सो रहे। बहनों भाइयों, विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त। यदि कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है तो उस राज्य का विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति कर, यह इंसाफ और इंसानियत की राजनीति नहीं कर। पूरा इतिहास उठाकर देखिए, बेखौफ जोधपुर हो, जयपुर हो, टोंक हो, करौली हो, कुछ सांप्रदायिक उपद्रव तक बेखौफ तांडव कर रहे हैं। क्यों आजादी दी जा रही है उन्हें? जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो कानून और व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करता है, उसके साथ निपटना, पूरी ताकत और मजबूती के साथ निपटना, यह सरकार की जिम्मेदारी है।
लेकिन आपने पूरा तमाशा बना दिया है। ऐसा कोई त्योहार नहीं है मेरे बहने भाइयों, जबकि लूट, हिंसा, पत्थरबाजी की घटना की खबरें समाचार पत्रों में हमको पढ़ने को न मिलती हूं। यहां तक कि कांग्रेस के एक विधायक कहती हैं कि मैं खुद अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हूं। जब कांग्रेस की विधायक को गहलोत साहब आपकी हुकूमत में डर लगता है तो आम जनता का क्या होगा, इसकी सहजी कल्पना की जा सकती। सिरोही की एक 8 साल की बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में एक 7 साल की बच्ची। बहनों भाइयों, कोई मुझे बतलाए कि इन बालिकाओं का अपराध क्या था। रंश मात्र नैतिकता होती गहलोत साहब तो आपको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। हम लोगों ने भी हुकूमत चलाई है, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा, अन्य स्थानों पर भी हमारी सरकारें चल रही हैं, और मैं बतला देना चाहता हूं हमारी सरकार आएगी और ऐसे जो अपराधी हैं बहनों भाइयों, उनकी दिन में ही खाट खड़ी कर देंगे, उनकी दिन में खाट खड़ी कर देंगे। हम माताओं बहनों को, महिलाओं का तो सशक्तिकरण करना चाहते हैं, और देखा होगा आपने मोदी जी ने कई ऐसे कदम उठाए। यही कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इसने कहा कि 33% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए, केवल वोट हासिल करने के लिए। आपकी सत्ता तो थी, क्यों नहीं संसद और विधानमंडलों में आपने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया। हमने भी कहा था कि हमको बहुमत मिलेगा तो हम काम करेंगे, और बहनों भाइयों आपने देखा कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर हमने माताओं बहनें के 33% का आरक्षण संसद और विधानमंडल में कर दिया। अजीबोगरीब हालत यहाँ। मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई कोई नए उद्योग धंधे यहाँ पर खुले हों, कुछ ऐसा कोई काम हुआ हो जिससे हमारे यहाँ के नौजवानों के हाथों को रोजगार मिल जाए, तो लोगों ने कहा कि साहब ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों से मैं पूछता हूं तो हुआ क्या, तो लोग कहते हैं साहब समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। लूट, अत्याचार, अपराध, यही हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं गहलोत साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के बहादुर नौजवानों के लिए आपने क्या किया? बेरोजगारी भत्ता देने का आपने वादा किया था, क्या आपने अपने वादे को पूरा किया? स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, 17 बार आपकी हुकूमत में पेपर लीक हुआ है। बहनों भाइयों, मैं भी शिक्षा मंत्री रहा हूं, आप इसका पता लगा लीजिएगा। प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, सन भी बतला देता हूं, 1991, उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने कहा कि अपने रहते हुए मैं अपने उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करना। मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि आप नकल विरोधी कानून बनाइए। 75%, 80%, 70% ये बराबर परीक्षा के परिणाम आते, कानून बनाया। जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में पहले नकल करने के कारण 70-75% आता था मेरे बहनों भाइयों, नकल विरोधी कानून लागू कर देने के बाद 14% आया। लोगों ने मुझे गालियां दी, कहा कैसा क्रूर शिक्षा मंत्री है। मैंने कहा क्रूरता हमको यह मंजूर है, लेकिन हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ उनको खिलवाड़ नहीं करने। उसके बाद बच्चे लालटेन जलाकर पढ़ना शुरू। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इस सरकार के बारे में यदि कोई रिपोर्ट कार्ड की बात करे, इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो मैं समझता हूं कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो कहेगा इस रिपोर्ट कार्ड में कुछ नहीं है, बस इसको कहिए 0 सन्नाटा है, 0 सन्नाटा। विकास के नाम पर यदि इन्होंने कुछ नहीं किया। अब देखिए विकास कैसे होता है। अब हमारी सरकार के अंदर में हम लोगों ने क्या क्या किया है। 74 एयरपोर्ट थे, आज आपको जानकर खुशी होगी 9 वर्षों के अंदर 149 एयरपोर्ट बन गए। कई ऐसे काम। अब एक ऐसी योजना आयुष्मान भारत की हमारी केंद्र की सरकार ने प्रारंभ की है। पता नहीं गहलोत साहब ने इसको किस हद तक इसे लागू किया है, मैं नहीं कह सकता हूँ। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज गरीब, और 1 साल के अंदर उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। बहनों भाइयों, दुनिया में कहीं पर भी स्वास्थ्य संबंधित इस प्रकार की योजना कहीं नहीं है तो केवल भारत। राजस्थान के बारे में यह भी मैं जानता हूं, पानी के संकट से हमारी माताओं बहनों को, परिवार के सदस्यों को जूझना पड़ा। मैंने इसी राजस्थान में देखा है, दूर दराज क्षेत्रों से माताओं बहनों को घड़े में पानी रखकर, घड़े के ऊपर घड़ा रखकर अपने घर में ले जाती थी और अपनी जल की आवश्यकताओं को पूरा कर। अधिकांश राज्यों में ऐसे हालात देखने को मिलते। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हम माताओं और बहनों की यह दुर्गति मैं नहीं देख सकता हूं, इसलिए फैसला किया हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जहां की नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मुहैया हो। राजस्थान में गहलोत साहब ने कितना इस काम को होने दिया है, क्योंकि बिना राज्य सरकार के सहयोग के हम चाहते हुए भी जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, सरकार बनाइए, यदि काम नहीं हुआ होगा, हर घर में नल और नल के माध्यम से जल नहीं पहुंचा होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 से लेकर 3 साल में बढ़ाकर मैं बतला रहा हूं, हर घर में राजस्थान में नल होगा और नल में जल होगा। किसानों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन बहुत विस्तार में जाकर यहां पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जो कहा था इन्होंने नहीं कहा। आज यही मैं कहने आया हूं बहनों भाइयों, सरकार कैसे चलाई जाती है यदि किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख। आज आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है मेरे बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है।
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को अनसुना कर दे। भारत बोल रहा है, गरीब भारत है, कमजोर भारत, भले ही हमारी जनसंख्या अधिक रही हो, भारत की बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनसुना कर दिया जाता था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह है हमारा भारत। चंद्रमा पर पहुंच गए बहनों भाइयों, हमारा चंद्रयान लैंडिंग हो गई साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर। सूर्ययान आगे बढ़ रहा है, मंगलयान। हमारे वैज्ञानिकों की योग्यता, प्रतिभा, क्षमता, कौन मां का लाल उस पर संदेह कर। और आपको जानकर खुशी होगी, हॉलीवुड की फिल्म जितने खर्च में बनती है उससे कम खर्च में हमारे वैज्ञानिक अपने चंद्रयान की लैंडिंग करा दिया उन्होंने चंद्रमा के ऊपर। यह है हमारा भारत। मैं रक्षा मंत्री हूं। आप कहेंगे कि सीमाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति। मैं एक घटना की याद दिलाता हूं, चूक होती है कभी। एक बार जब मैं गृह मंत्री यहां था तो उसमें पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी चोरी छिपे हमारी सीमा में घुस आए। पूरी पुलवामा की घटना आप जानते हैं। और सोए हुए रात को हमारे बहादुर सेना के जवानों को का कत्ल किया उन्होंने, शहीद हो गए हमारे जब। मैं प्रधानमंत्री की मैं दाद देना चाहता हूं। उन्होंने हम 1-2 लोगों को 3 लोगों को बुलाया, 10 मिनट का भी समय नहीं लगा बहनों भाई। बातचीत हुई, मैंने कुछ सुझाव दिया और किसी ने कुछ सुझाव दिया, 10 मिनट नहीं समय नहीं लगा होगा। प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया और उसके बाद आपने देखा कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाब। यह है हमारा भारत। अब कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ताकतवर भारत। और बहनों भाइयों, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यदि गोली चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे। हमें अपने देश की सेना के जवानों पर सचमुच गर्व है। ये कहते हैं सेना के जवानों के प्रति इनका भाव क्या था। हमारे पूर्व सैनिक हैं, 1 रैंक 1 पेंशन 30 वर्षों से मांग हो रही थी। यहां भी बैठे होंगे हमारे लोग। 500 करोड़ का इन लोगों ने प्रोविजन किया था, कांग्रेस के लोगों ने। हम लोग अब तक 70,000 करोड़ दे चुके हैं, आगे भी देंगे बहनों भाई। यह है हमारा भारत। और आज मैं कहकर जा रहा हूं, सुन लेना आप, कि आज हमारा भारत धन दौलत के आकार के मामले में नहीं, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले, जो 2014 के पहले दुनिया में 11वें स्थान पर था, आज हमारा भारत जंप लेकर बहनों भाइयों दुनिया के 5वें स्थान पर आ गया है। और ये भी सुन लेना, मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, आर्थिक मामलों की जो समीक्षा करती हैं फर्म्स, उन्होंने कहा है, मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा, एक फर्म है फाइनेंशियल, उसने भी कहा है भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है अब भी सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। और मैं कह रहा हूं, ये भी सुन लेना, केवल अपने आकलन के आधार पर नहीं कह रहा हूं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की जो मानी जानी हस्तियां हैं उनसे जो बातचीत होती है उस आधार पर कह रहा हूं। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि 2047 समाप्त होते होते, यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते, भारत दुनिया के टॉप 1 कंट्री बनकर रहे। हमारी सरकार ने सबकी चिंता, किसानों की। दुनिया के दूसरे देशों में मैं गया, मैं पूछा कि यूरिया की क्या है, डॉलर में बतलाया उन लोगों ने कीमत लगभग 3,000 रुपया प्रति बोरी पड़। और बहनों भाइयों, यहाँ पर हम दे रहे हैं 300 रुपये। छोटी छोटी चीजों पर हम लोगों की पैनी नहीं। अब आपने देखा होगा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, सब में संशोधन किया। कांग्रेस के लोग शोर शराबा मचा रहे थे, क्यों संशोधन कर रहे हैं? इसलिए संशोधन कर रहे हैं कि वह सब सारे प्रोविजंस को हम देखते थे तो उसमें दंड देने की तरफ तो ज्यादा आग्रह था, ज्यादा बल। हम चाहते हैं कि हमारी आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसे होनी चाहिए, दंड के बजाय लोगों को न्याय मिल सके, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यह सब संशोधन किए। भारत की गरिमा बढ़ती रहनी चाहिए, इसकी भी हम लोगों ने चिंता। कांग्रेस ने 1976 से लेकर 2013 तक केवल 13 पुरावशेष, जो भारत के जो ऐसे महत्वपूर्ण पुरावशेष थे जिनको कि अंग्रेज ले गए थे, कांग्रेस 13 केवल वापस ला पाई थी 1976 से लेकर 2013 तक। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी हो गई कि 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने 292 पुरावशेष को जो है दुनिया के दूसरे देशों से भारत लाने का काम किया। कांग्रेस के लोग तो ये भी कहते हैं हमारी सरकार बनाई है, गरीबी दूर कर देंगे। ये 51 से हम यही सुनते चले आ रहे हैं, सरकार बनाई है, गरीबी दूर। कितनी गरीबी आपने? मैं आंकड़े देता हूं, कांग्रेस के दोस्तों से कहता हूं मेरा आंकड़ा गलत हो तो काटो, खंडन करो इसका। नीति आयोग ने कहा है कि मोदी जी के आने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर चले। यह होती है गरीबी हटाओ। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम आपने सुना होगा, दुनिया की मानी जानी संस्था, उसने कहा है 40 करोड़ लोग अति गरीबी के संकट से बाहर हो चुके हैं। यह है भाई, ये कभी अगड़ों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, समाज को बांटने की कोशिश करें। पिछड़े वर्ग का ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा यदि किसी ने दिया तो हम लोगों ने दिया। कांग्रेस कहती रही, लेकिन कांग्रेस
अपने इस वचन को कभी पूरा नहीं कर पाए। बहन भाइयों, यह है हमारा चरित्र, जो हम कहते हैं वह कर। इसीलिए मैं आप सब लोगों के बीच ये अपील करने के लिए आया हूं, आप सबका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। हमने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम सब जो कहते हैं वह करते हैं। जो हमने कहा था उसको करके दिखाया, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। बहनों, चाहे प्राण जाई पर वचन न जाई, यह हमारा चरित्र है। और हमारे प्रत्याशी मुझसे बेहतर आप जानते हैं, श्रीमान ओठाराम जी देवाशी। माने एक विलक्षण व्यक्तित्व है ओठाराम जी का। राज से मैं नहीं जानता हूं, वर्षों से जानता, और इनके व्यक्तित्व के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। जोराराम जी भी जब मैं बोल रहे थे तो बहुत गंभीरता पूर्वक मैं जोराराम जी की भी बातों को मैं सुन रहा था। उनके भाषण में गंभीर था, गंभीरता थी, शब्दों का चयन सही था। और आप राजस्थान की विधानसभा में भी दो लोग चुनकर गए। मुझे लगता है कि हमारी सरकार की कुछ विशेष नजर रहेगी इनकी। बहनों भाइयों, उनको विजय दिलाइए, यह अपील करना चाहता। और मैं इन दोनों लोगों से एक बात और कहिए तो मैं वचन ले लूं, ले लें। मैं यही कहूंगा कि चुनाव जीतने के बाद हो सकता है 6 महीना लग जाए, साल, 1.5 साल, 2 साल, कभी एक बार मुझे सिरोही फिर से बुला लीजिएगा। और मेरे बहनों भाइयों, यदि मैं सिरोही आना चाहूंगा तो इस बार जैसे मेरा स्वागत हुआ है वह स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा।